रिस्क है तो इश्क है, सुना तो होगा ही ना। रिस्क है तो इश्क है। इसी इश्क में 2019, 20, 21 अगर कोविड पीरियड का अगर आप सेशन उठा के देखेंगे तो मैं आप लोगों को एक बड़ा सीरियस डेटा है बताने जा रहा हूँ, जिस चीज़ को लेकर के आप डेफिनेटली इस चीज़ को लेकर सीरियस भी होंगे और ये आपके केस स्टडी में भी हेल्प करेगा। कि जहाँ तक अब तक अगर अभी आप गूगल करके देखेंगे, मैंने पहले भी वीडियो में कहा था कि इस चीज़ को करके देखिएगा कि इतनी बड़ी आवाम, 135-40 करोड़ की आवाम है, 3% से ज़्यादा और 4% से कम लोग डीमेट अकाउंट होल्डर हैं, शेयर मार्केट की दुनिया में है, और उसमें भी जो लोग हैं उसमें भी 95% लोग फेल हैं और 5% लोग कामयाब हैं। इससे पहले मैंने पूरा सीरीज लिया है, पूरा सेशन लिया है उसके बारे में, आप लोग जाकर के प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिएगा, देखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है, इसे प्रीवियस वाली चीज़ों को नहीं पढ़े तो आगे वाले में थोड़ी समस्या होती है। बट मैं कोशिश करता हूँ कि आपको चीज़ें सरल से सरल करके दी जाए। तो मैं आशुतोष अस्थाना आपके चैनल अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम लोग सीखने वाले हैं स्टॉक मार्केट में कि स्टॉक मार्केट के रिस्क क्या क्या होते हैं। बहुत सीरियस टॉपिक है, स्टॉक मार्केट के रिस्क क्या क्या होते हैं। जाहिर सी बात है कि रिस्क है और तो इश्क है, इस वाले लाइन ने आप लोगों को एक अलग ही लेवल पर स्वैग दे दिया जिंदगी का। और इस वाले को मैंने क्यों आप लोगों को स्टार्टिंग में ये वाली लाइन बोली, क्योंकि आपको पता है कि 2019 जहां पर 3% से ज्यादा, 4% से कम लोग स्टॉक मार्केट में हैं और वहीं पर 95% लोग फेल हैं उस परसेंटेज में से और 5% लोग ही कामयाब हैं, उसके बावजूद भी मैं आपको जो डेटा देने जा रहा हूं ये चीज समझना है कि 4% से कम लोग पहली बात तो इस दुनिया में है और 4% में 95% लोग ओवरऑल फेल है। तो सोचिए कि कितनी बड़ी यहां पे शैक्षिक एजुकेशन सिस्टम कितना पीछे है, आपको इस फील्ड में शिक्षा देने वाला जो हमारा सिस्टम है वो कितना पीछे है। बट मेरा मुद्दा इस बारे में आपको टारगेट करना नहीं है, मेरा मुद्दा ये है जो कि बहुत सीरियस है। मैं लगातार इसको क्यों सीरियस कहता जा रहा हूं, इसको आपको समझना पड़ेगा। क्यों समझना पड़ेगा? सब कुछ बच्चे बता दिया कि 4% में से 95% फेल है, 5% प्रोफेशनल से कामयाब है, 95% लोगों का पैसा 5% लोगों के पास है। प्रोफेशनल ट्रेडिंग कैसे सीखी जाती की जाती उसका एक छोटा सा मैंने इंट्रोडक्शन आप लोगों से किया, प्रीवियस जाकर के चेक करिए। लेकिन अगर आप मेरे इस कंटेंट को समझ रहे हैं कि रिस्क मैं क्यों कह रहा हूं, तो अचानक से मैंने 2019 से 20, 20 से 21 और 21 से 22 का सेशन देखा। उस सेशन में मैंने इस चीज को एक्सपीरियंस किया कि भाई 70 साल में 3 से 4% लोग ही शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो फेल हो चाहे पास हो। लेकिन ये 3 साल में ऐसा कौन सा ज्ञान मिला हमारे स्टूडेंट्स को कि इन 3 साल में 1.17 या 1.27 से ज्यादा परसेंटेज ग्रोथ हुआ। मतलब 70 साल में 3% और 3% में 50% से मोर देन परसेंटेज तो खाली इन 3 साल में बढ़ गया। जहां पैंडेमिक था, जहां लोगों की इकोनॉमी इंपैक्टेड थी, जहां लोगों के पास पैसे ही नहीं थे, उसके बावजूद आखिर ये रैपिड ग्रोथ कहां से आया? जब पैसा नहीं तो इन्वेस्ट कहां से? लेकिन ये मिथ जब मैंने समझा तो मैंने देखा कि कई इन्फ्लुएंसर, इवन दुर्भाग्य से कहूंगा कि कई ऐसे टीचर, इवन दुर्भाग्य से कहूंगा कि ऐसी ऐसी कंपनियां, ऐसे ब्रोकर्स इस फील्ड में कूद गए और उन्होंने यूट्यूबर्स के माध्यम से इन्फ्लुएंस कराने के लिए इस तरीके की चीज़ों को इतना इन्फ्लुएंस कराया। कंपनी ने अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को इस लेवल पर डिजिटलाइज किया कि अचानक से लोगों को 2 रुपए में करोड़पति कैसे बने, 5 रुपए में करोड़पति कैसे बने, ओवर द नाइट मिलीनियर कैसे बने, इन्वेस्टमेंट कैसे करें, हर दिन 2,000, 5,000, 10,000 रुपए कैसे कमाएं, अमीर कैसे बने, इस तरीके से न जाने कितने सारे कंटेंट आप लोगों के सामने परोस दिए गए और डिजिटली आप लोगों ने चीज को देखा, टच किया, इंटर किए, एक्सपीरियंस किए, लॉस किए। ऐसे ही हुआ ना। तो इन्वेस्टमेंट नहीं सिखाया आपको कंपनी ने, मैं रिसर्च के साथ बोलता हूं जो बोलता हूं और आपको भी पता है, आपको टारगेट करके बोल रहा हूं। लॉस खाए हैं आप, क्यों? क्योंकि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और ट्रेडिंग बिना सीखे कर रहे हैं। 5% लोगों में आप नहीं आते, आप 95% लोगों में आते हैं। और मेरी मुहिम
अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल की मुहिम, मेरी अपनी स्वयं आशुतोष अस्थाना की मुहिम यही है कि आप लोगों को हैंड होल्डिंग कराते हुए आप लोगों को उस लेवल तक लेकर जाएं। यही कारण है कि मैंने प्रयागराज, आपके इलाहाबाद पावन नगरी में अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल को स्टैब्लिश किया, जहां पे हम लॉजिंग, फूडिंग, रहने और खाने के साथ आपको एजुकेट करते हैं 24/7, टीचर सपोर्ट के साथ रखते हैं और तब कहते हैं कि देखते हैं आप कैसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स, प्रोफेशनल इन्वेस्टर और इस दुनिया की असीमित संभावनाओं का लाभ कैसे उठाते, आप अपने इस करियर में कैसे स्टैब्लिश नहीं होते। इसकी पूर्ण जिम्मेदारी मैंने ली है। लेकिन साथ ही साथ आज रिस्क की बात कर रहे हैं, तो किस तरीके के रिस्क हैं? तो सबसे पहला रिस्क आप लोगों को क्लियर कर देता हूं कि बिना जाने अगर किसी भी काम को करना है तो रिस्क ही है, नहीं तो रिस्क नाम की कोई चीज होती नहीं। किसी ने रिस्क नहीं लिया अपनी जिंदगी में। रिस्क है क्या? जो चीज आप नहीं जानते वो करने जा रहे हो, रिस्क है। आप जाओ, सीखो, समझो, समय दो, ऊर्जा दो और उसके बाद सीखते हुए प्रैक्टिस करते जाओ, निरंतर प्रैक्टिस करते जाओ, सही प्रैक्टिस करते जाओ, उतार चढ़ाव को डिस्कस करो अपने मेंटोर के साथ, देखते हैं कैसे कामयाब नहीं होते। तो यहां पर रिस्क सबसे बड़ा तो यही है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्रों, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे व्यूअर्स, कि बेटा, भैया, बाबू, इस फील्ड में उतरने से पहले एक चीज तो गांठ बांध के रखना है, जो मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि इस दुनिया का बेताज बादशाह, इस दुनिया का बाप खाली पैसा है। तुमको पैसा नहीं लॉस करना है, कसम खाना है तुमको कि पैसा नहीं लॉस होना चाहिए। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो गांठ बांध के कि बिना पढ़े, बिना सीखे, बिना समझे तो इस दुनिया में नहीं आना है। इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन कहां करना है? अपनी नॉलेज पे करना है। तो आज हम लोग उस फैक्टर में जा रहे हैं और यहां पर ये वीडियो को मैं अच्छा बनाऊंगा, लंबा बनाऊंगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को कमिटमेंट किया था। रिस्क कितने तरीके के होते हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट का हो, चाहे वो ट्रेडिंग का हो, म्यूचुअल फंड का हो, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर का हो, LIC सेक्टर का हो, इंश्योरेंस सेक्टर का हो। इन सभी फील्ड को रिलेट करते हुए इसमें कुछ लोगों ने मेरे से कहा था कि सर बिजनेस मॉड्यूल्स को भी डिस्कस करिए, बिजनेस के केस स्टडीज को भी लाइए, तो धीरे धीरे वो भी चीज आ जाएगी। आज मैंने इसमें कुछ बिजनेस मॉड्यूल, कुछ केस स्टडीज को डाला है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाली है। लेकिन सीरियस कैंडिडेट जो शॉर्टकट पे बिलीव नहीं करते, जो थोड़ा पढ़ने पे बिलीव नहीं करते, तो उन लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं आप ही के अपने चैनल अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल में। आज आप लोग बात करने जा रहे हैं कि कैसे मार्केट में रिस्क होते हैं। तो पहला आप लोगों के सामने स्लाइड्स है, आप देखिए रिस्क ऑफ द मार्केट, किस तरीके के रिस्क हैं आपके मार्केट में। पहला रिस्क है मार्केट डाउन। अरे भैया, लगाए पैसा और मार्केट डाउन हो गई, तो मार्केट अप और मार्केट डाउन होती रहती है, लेकिन मार्केट डाउन होना एक रिस्क है। कैसा रिस्क है? क्योंकि आपने जो पैसा लगाया है, जिस लेवल पर लगाया है, जिस समय पर आपने एंट्री मारी, अगर वहां से मार्केट डाउन की ओर जा रही है तो आपको अपने पोर्टफोलियो में आपको लॉस दिखाई देता है। तो पहला रिस्क आपके सामने जो होता है वो होता है मार्केट लॉस का रिस्क। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरे नंबर पे आप देख रहे हैं कि सेक्टर डाउन। कई बार बेसिकली वो शेयर नीचे नहीं जाता, वो ओवरऑल सेक्टर ही इंपैक्टेड है। ठीक, तो कोविड का एग्जांपल्स तो लेना नहीं यहां पे, क्योंकि कोविड में तो मोस्ट ऑफ द सेक्टर, मोस्ट ऑफ द स्टॉक, मोस्ट ऑफ द लोग, मोस्ट ऑफ द बिजनेस, मोस्ट ऑफ द गरीब लोग, सभी लोग इंपैक्टेड हो गए, वो तो बात ही नहीं है। लेकिन सेक्टर डाउन का मतलब होता है कि जैसे ऑटोमोबाइल का सेक्टर ही नीचे जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अगर ऑटोमोबाइल का सेक्टर ही नीचे जा रहा है तो चाहे उसमें टाटा मोटर्स हो, चाहे उसमें सुजुकी हो, XYZ कोई भी हो, जब सेक्टर ही डियर डाउन है तो उसमें वो भी इंपैक्टेड होगा। हाँ, सेक्टर डाउन होने के बावजूद देखो सीरियस काम करना है, मैंने आपको पहले भी बताया, यहां लीकेज गैसेस वाला काम नहीं होगा। तो अगर सेक्टर डाउन है तो मानते हैं कि सेक्टर डाउन में 20 कंपनियां हैं जो उसी सेक्टर में डील करती हैं, तो उसमें से कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो थोड़ा कम, थोड़ा अच्छा, थोड़ा बुरा, थोड़ा अच्छा, थोड़ा बुरा करके ओवरऑल सभी लोग उसमें काम कर रहे हैं। तो पहला क्या है कि मार्केट डाउन हो रही हो, दूसरा है कि सेक्टर ही डाउन हो रहा हो, और तीसरा है मैनिपुलेशन हो रहा हो, मतलब ऑपरेटर्स का गेम हो रहा हो, पर्दे के पीछे का कोई गेम हो रहा हो, उसको हम लोग मैनिपुलेशन कहते हैं, उसको हम लोग। और ये आज की डेट में सबसे ज्यादा जो हमारे भाई, हमारे दोस्त, हमारे लोग जो इंपैक्टेड होते हैं स्टॉक मार्केट की दुनिया में, लॉस उठाते हैं, उसके सबसे पीछे जो लोग बैठे हैं वो यही है। ये सबसे बड़ा रिस्क है। और आप लोग कहते हैं रिस्क है तो इसके किससे इश्क कर लिया? इससे, ऑपरेटर्स से। आप किसके साथ? मैनिपुलेशन से, जो मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो फिर मरना तय। फिर तो आप लोग वो लोग हैं जो जहर की पुड़िया अपने हाथ में लेकर के घूम रहे हैं कि कहां जगह मिले फांक लें और निपट लें। तो मैं ऑल द बेस्ट भी नहीं कह सकता। वापस आइए, सजग होइए। ये रिस्क सबसे बड़ा रिस्क है। ये रिस्क
प्रोफेशनल रिस्क है, समय के साथ फंडामेंटल देख के, ट्रेंड एनालिसिस देख के, टेक्निकल एनालिसिस देख के, कंपनी के मॉड्यूल को देखकर, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे, उसको देख करके ये सारी चीजें सही हो सकती हैं टाइम बिंग। लेकिन ये वाला तो कमिटिंग टू सोसाइटी, अगर इसने आपको फंसा लिया और आप ट्रैप हो गए तब तो आपको निपटा के ही छोड़ता है। चलिए दूसरे नंबर पर चलिए, रिस्क में सबसे पहला चीज आज हम लोग सीखेंगे, रिस्क का सबसे पहला रिस्क हेडलाइंस रिस्क। हेडलाइंस रिस्क का मतलब होता है न्यूज़पेपर में निकली हुई रिस्क, मैगजीन में निकली हुई रिस्क, सोशल मीडिया पे निकली हुई, न्यूज चैनल पर आने वाली हेडलाइंस के रूप में होर्डिंग बैनर लगा दिया गया। अगर ऐसा कोई रिस्क है तो ये बहुत बड़ा रिस्क है कंपनी के लिए। यहां पे क्या होता है कि अगर किसी को गिराना है, किसी को डुबाना है, किसी को उठाना है, तो यहां पे आजकल के ये रिस्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली ट्रेंड कर रही है, हेडलाइंस रिस्क। उसके बारे में क्योंकि उसे पता है कि जो व्यूअर्स है वो पढ़ना नहीं चाहता आज की डेट में, वो डेप्थ स्टडी नहीं लेना चाहता। एक सर्वे कहता है कि आज जो युवा है, जो लोग हैं, मोस्ट ऑफ द लोग वो चीजों को पढ़ना नहीं चाहते, इसी का एडवांटेज कोई उठा रहा है। तो उन्होंने क्या किया, एक हेडलाइंस ऐसी बनाई, एक न्यूज वायरल कराई, क्योंकि उसे पता है कि खाली बोलना है, आगे वाला उसकी ऑथेंटिसिटी को नहीं चेक करता, वह न्यूज जेन्युइन है कि नहीं है इस बात को लेकर के वो अपना समय नहीं खर्च करेगा। उसको तो खाली इस बात से लेना देना है कि भैया बादल गिरा, बादल गिरा, बादल गिरा। अब बादल गिरा वो भागना शुरू कर देता है, भेड़ आया, भेड़ आया, भेड़ आया, भागना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से उसके साथ ये नाटक बना रहता है। हेडलाइंस रिस्क को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनियों को निपटा देता है, शेयर प्राइस में इंपैक्ट ला देता है। आज दूसरा इसमें सबसे बड़ा किरदार सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा है। अभी आप देखिए बाइकआउट का समय है, अब इस बाइकआउट के समय में सिनेमा को लेकर के एक अलग ही इंपैक्ट है, ये इंडस्ट्री एक अलग ही इंपैक्ट है। क्यों इंपैक्टेड है इसको समझिएगा, क्योंकि आप लोग बिजनेस चैनल पर हैं माय डियर। सिर्फ खाली ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग तो लॉ समझने से तो कुछ होगा ही नहीं, आपको बिजनेस समझना होगा। मैंने हर वीडियो में, हर सेशन में मैं बोलता हूं, स्टॉक मार्केट में वही व्यक्ति आए जिसको बिजनेस करना है, जो बिजनेसमैन की तरह सोचना जानता है, जो बिजनेसमैन की तरह डिसीजन लेना जानता है, वही इस दुनिया में कदम रखे, वही कामयाब भी हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि आप केस स्टडी उठाइए कि अचानक से वो सेक्टर, मतलब फिल्म इंडस्ट्री का वो सेक्टर ही इंपैक्टेड हो गया। क्यों इंपैक्टेड हो गया? सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, बाइकआउट का ट्रेंड चल रहा है, हेडलाइंस चल रही है, डिसाइड कर दे रही है कौन सा अच्छा होगा, कौन सा खराब होगा। मैं किसी को यहां पर बोल नहीं रहा, मैं ना तो इस चीज को लेकर के पक्ष में हूं और ना विपक्ष में हूं, मेरा काम है आपको केस स्टडीज देना। तो केस स्टडीज के माध्यम से एक अच्छा एग्जांपल है इस वक्त ज्वलंत है, जो रिस्क का फैक्टर है। तो आज के समय पर अगर इसके अगेंस्ट कोई भी फिल्म इंडस्ट्री का कोई भी व्यक्ति, कोई भी डायरेक्टर, कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी एक्टर अगर कोई भी नाटक करता है तो वो गया, फिल्म चाहे जैसी बना दे वो गया, किरदार कितना भी अच्छा हो गया, आपकी एक्टिंग किसी भी लेवल पर हो गया। क्यों? कौन सा रिस्क चल रहा है? हेडलाइंस का रिस्क चल रहा है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। समझ गए? इससे बेहतर तो एग्जांपल हो नहीं सकता। तो इसी तरह से कंपनियों को भी बचना पड़ता है, कंपनियों को भी अपना एक पूरा एक टीम लगा के रखनी पड़ती है, ये देखने के लिए कि भैया कहीं हमारे सोशल मीडिया पेज पर, कहीं हमारी वेबसाइट पर, कहीं हमारे नाम को लेकर के, लोगों के बारे में कोई ऐसी रूमर्स, कोई ऐसा निगेटिव कंटेंट तो नहीं बोल दिया गया, कोई चीज नहीं तो समझा दी गई, या कोई चीज वायरल तो नहीं कर दी गई। जैसे उदाहरण के रूप में देखिए, आपको जिस लेवल पर पढ़ना है मैं उस लेवल पर लेकर जाऊंगा। मैंने पहले भी बताया कि यहां तो खून पसीना सब लगाना पड़ता है, ईमानदारी से एकदम डेडिकेटेड, डिवोटेड होकर लगाना पड़ता है, क्योंकि यहां बात सिर्फ पैसे की नहीं है, समय, ऊर्जा, पैसा सब कुछ लग रहा है आपका। तो आपको इससे सजग होना है। और एग्जांपल्स आप उठाइए, नीचे कमेंट बॉक्स में लेकर आइए, सारी मेहनत मेरी नहीं होनी चाहिए ना बेटा, तो आप अपनी मेहनत लेकर आइए, नीचे एग्जांपल्स नीचे डालिए। अब जैसे जोमेटो का ही देखो, जोमेटो ने क्या किया, एक थाली का नाम महाकाल रख दिया, और वो भी नॉनवेज थाली। अब अचानक से इसको सोशल मीडिया पे क्या कर दिया गया, हेडलाइंस बना दिया गया। अब जैसे ही हेडलाइंस बना दिया गया तो जोमेटो की तो हालत खराब, बिस्तर गोल, बाइकआउट का शिकार हो जाएंगे कुछ दिन बाद।
सॉरी फॉर, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं केस स्टडीज को ध्यान में रखते हुए। मैं इस बारे में किसी प्रकार से कोई इंडोर्समेंट नहीं कर रहा हूं, ना मैं इसके बारे में कोई नेगेटिव कमेंट कर रहा हूं, लेकिन मैं केस स्टडीज के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये हरकतें हैं कि अगर जोमेटो ने किसी भी थाली का नाम महाकाल रख दिया तो जैसे ही ये चीज वायरल हुई तैसे ही एक हेडलाइन न्यूज बन गया, हेडलाइन जैसे बना वायरल हो गया, लोग इन्फ्लुएंस्ड हो गए, बाइकआउट कर दिए। अब जोमेटो की कंपनी में इंपैक्ट आ जाएगा, उसके शेयर प्राइस में इंपैक्ट आ जाएगा, जो उसके इन्वेस्टर्स होंगे उनमें प्रॉब्लम आ जाएगी। तो विवेयर होना पड़ेगा। तुरंत जोमेटो ने माफी मांगी, तुरंत जोमेटो ने उसे करेक्ट किया, सेफ हो गया। और उदाहरण आप नीचे लाइए कमेंट बॉक्स में। आज सोशल मीडिया पर सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली चीज है हेडलाइन रिस्क। तो इसलिए कंपनियां भी बड़ी सजग है कि हम क्या चीज बता रहे हैं, क्या चीज दिखा रहे हैं, क्या चीज समझा रहे हैं, ऑडियंस को कैसे एंटरटेन कर रहे हैं, और हमारे जो सोशल मीडिया पर इतने महान भाव लोग बैठे हुए हैं उनको हम खुश रखे हैं या नहीं रखे। ठीक है, समझ गए आप लोग? नीचे कमेंट बॉक्स में करिए यस फटाफट। अगर आप समझ गए तो आगे चलिए। ये मैं प्रीमियर में शो करूंगा तो आप लोग कमेंट करते रहेगा, मैं पढ़ूंगा, उसको पढ़ने के बाद अगर कोई भी कंफ्यूजन रहती है तो मैं इसको शेयर करूंगा आपके साथ, क्योंकि मैंने बताया ना कि यहां पे मैं सिखाने आया हूं, मैं यहां पढ़ाने आया हूं। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका कमोडिटीज रिस्क। अब हम लोग इस रिस्क में समझेंगे कि कमोडिटीज रिस्क क्या होती है। कमोडिटीज रिस्क तो जाहिर सी बात है, अगर आप कमोडिटीज देखेंगे तो जितने भी कमोडिटीज से रिलेटेड जो भी आपके पास वस्तुएं हैं जो आप यूज करते हैं, कमोडिटीज हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये रिस्क भी बहुत बड़ा रिस्क है। अब ये रिस्क एक दूसरे से कैसे लिंक इन है इसको समझो। मान लो कि कोई कंपनी है जो पर्सनल केयर से रिलेटेड कोई चीज बनाती है, राइट। अब पर्सनल केयर से रिलेटेड कोई चीज बनाती है तो उसमें जेली प्रोडक्ट है। अब उस जेली, वैसलीन एग्जांपल के तौर पे ले लो। अब वैसलीन है तो वैसलीन क्या है कि वो जेली प्रोडक्ट बना रही है, तो जेली के लिए उसे ग्लिसरीन की जरूरत है, थोड़ा पेट्रोलियम की जरूरत है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो रिस्क है वो कमोडिटीज की रिस्क है। मतलब इसको लेने के लिए उसको जिस चीज से बनाएगी उस कमोडिटीज एरिया में जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? समझ रहे हो ना? अरे यार ये पेन है, इस पेन को बनाना है तो ये तो मैंने पेन बनाई है ना, लेकिन इसके लिए ये मटेरियल, ये कमोडिटीज तो लेकर आए ना, इसके पीछे जो रबर लगा हुआ है इसको तो लेकर आए ना, इसके अंदर जो इंक भरी है उसको तो लेकर आए ना, ये तो दूसरी कमोडिटीज मार्केट से लेकर आए हैं ना। तो इसी तरीके से आपने जेली प्रोडक्ट्स को देखा माय डियर, और उस जेली प्रोडक्ट्स में जो वैसलीन ने यूज किया हुआ है वो प्रोडक्ट कमोडिटीज मार्केट है और उसको जाकर के लाना पड़ता है। अब अचानक से पेट्रोल का दाम बढ़ गया। अब जब अचानक से पेट्रोल का दाम बढ़ गया तो वो ट्रांसपोर्टेशन पे इंपैक्ट कर देगा। भाई हमें पेट्रोलियम के प्रोडक्ट है हमारे पास, तो पेट्रोल लेना ही पड़ेगा। 10 रुपए बढ़ गया, हमने 10 रुपए बढ़ा दिया। अब चैलेंज आ जाता है कंपनी के पास, कमोडिटीज रिस्क तो हो गया भाई, अगले वाले ने रेट बढ़ा दिया। अब हमें चिप्स बनाना है भैया, आलू का रेट अलग है, स्वैग में चल रहा है, तो भाई कमोडिटीज रिस्क आ गए, क्योंकि डिपेंडेंसी मार्केट है भाई, डिपेंड करती है दूसरे पर। तो क्या हुआ, पेट्रोल का दाम बढ़ते ही वैसलीन में इंपैक्ट आ गया, आलू का दाम बढ़ते ही चिप्स पे इंपैक्ट आ गया। अब कंपनी रिसर्च आ जाती है। अब कंपनी जानती है भैया जिसको 5 रुपए की खाने की आदत थी वो 7 रुपए तो देगा नहीं, वो इतना होशियार तो है नहीं भाई कि वो ये समझेगा कि भैया शेयर मार्केट और तरह ट्रेडिंग स्कूल में जाकर के पढ़ के तो आया नहीं रहा कि भैया 5 रुपए की चीज थी 6 रुपए इसलिए हो गया क्योंकि कमोडिटीज मार्केट में इसका रेट बढ़ा हुआ है, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा तो वो करेगा नहीं। अब कंपनी जानती है कि 5 रुपए से 6 रुपए किए नहीं कि जनता परेशान, बहिष्कार, मीम्स बनने शुरू हो जाएंगे। तो अब इस कंडीशन में क्या चीज समझ में, इस कंडीशन में कंपनी को भाई 5 रुपए की चीज है तो सिर्फ 6 रुपए तो कर नहीं पाएगी, लेकिन उसको प्राइस का इंपैक्ट मिल रहा है। अगर ये शॉर्ट पीरियड है, बहुत ही डिटेल्स में समझना, अगर ये इंपैक्ट जो पड़ा है ये शॉर्ट पीरियड है तो कंपनी कहती है चलो हम अपने प्रॉफिट में से कुछ मैनेज कर लेते हैं, ठीक है, मार्जिन जो बचा हुआ है प्रॉफिट का उसमें से ठीक है 5 का 5 रहने दो। लेकिन अगर ये जेन्युइन प्राइस बढ़ी है, मतलब अभी ऐसे कम नहीं होनी है और उसको तो बढ़ानी है, भाई प्राइस बढ़ गई है तो उसको अगर नहीं बढ़ाएगा तो उसका प्रॉफिट मार्जिन खराब है, सेल्स में उसको प्रॉब्लम आ जाएगी। आप फंडामेंटल चेक कर लोगे, फंडामेंटल में तुरंत ही आप ग्रसित हो जाओ, कहोगे कंपनी बेकार है, फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं, इन्वेस्ट नहीं करोगे। तो सब चीज, सारे फैक्टर्स को कंपनी को देखना है। तो अब कंपनी ने क्या किया, अचानक से एक दिमाग लगाया, एक समझ डेवलप करी और आपके साथ जुड़ गई। अब कंपनी ने क्या किया, या तो अपनी क्वांटिटी को कम कर दिया,
भाई कंपनी ने क्या किया, क्वांटिटी को कम कर दिया, और जो क्वांटिटी को कम कर दिया थोड़ा सा नीचे कहीं लिख दिया भाई इतने ग्राम था, इतने ग्राम कर दिए, आपको भी माइंड नहीं है, आपको तो सिर्फ एक बात से मतलब है 5 रुपए की चीज है भैया 5 रुपए में दे रहा है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, 5 रुपए का था 5 रुपए में मिल गया, तो आपको भी लगा ठीक है। लेकिन कमोडिटीज रिस्क यही रिस्क है, ठीक है। कमोडिटीज रिस्क आपको समझ में आ गया। तीसरे नंबर पर चलते हैं रेटिंग रिस्क। आजकल जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हेडलाइन रिस्क है उतना ही ज्यादा रेटिंग रिस्क है। अब रेटिंग रिस्क किसको इंपैक्ट करती है, देखो ऑफलाइन मार्केट में जब आप कोई चीज खरीदने जाते हैं ना तो रेटिंग रिस्क उतना इंपैक्ट नहीं करती है। जैसे आप गए, आपने कोई भी बॉटल लिया, आपने उसका रिव्यू और रेटिंग नहीं लिया, आपने लिया पानी पिया क्लियर हो गया। आप गए कोई भी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट उठाए, आपने उसे इस्तेमाल किया, फुर्सत किया, आप उसके रिव्यू और रेटिंग पर नहीं गए। लेकिन जो ये ऑनलाइन मार्केट है जहां पे आप ई कॉमर्स के थ्रू जाकर के कोई चीज को परचेस करते हैं, वहां के लिए रिस्क बहुत बड़ा रिस्क है, और वहां से रिस्क चलता हुआ उड़ता हुआ ये इनकी कंपनी में आकर के इंपैक्ट कर देता है। अब कैसे, आज के डेट में कोई भी व्यक्ति कुछ भी खरीद रहा है, ये ई कॉमर्स की वजह से ऑफलाइन में आया है। तो जैसे ही आप कुछ भी कोई खरीदने की कोशिश कर रहा है तो सबसे पहले वो क्या कर रहा है, उसको गूगल कर रहा है। अब प्रोडक्ट को तो चेक कर रहा है, प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन को चेक कर रहा है, कंपनी के ट्रस्ट को समझ रहा है, सब कुछ समझ रहा है, लेकिन नीचे जाकर के कमेंट बॉक्स पढ़ रहा है। उसको ऐसा लगता है कि दूसरे वाले ने अगर किसी की चीज को गलत कह दिया तो गलत ही है। मैं इसके थोड़ा खिलाफ भी हूं। देखिए रेटिंग रिस्क का मतलब ये नहीं, जैसे मैं ही पढ़ा रहा हूं, एक उदाहरण के तौर पे मैंने अपना खून दिया, पसीना दिया, ईमानदारी से पूरी चीजों को लेकर आपके लिए सरल किया। अब हो सकता है मेरे व्यूवर्स में से कई व्यूवर्स को चीज समझ में ना आए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको समझ नहीं आया, आप नीचे गए कमेंट बॉक्स में मैं बेकार हूं। तो आपके बेकार कहने से, मतलब प्लीज मैं पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं, आपके बेकार कहने से मैं बेकार नहीं हुआ। लेकिन अगर रेटिंग रिस्क में किसी प्रोडक्ट के नीचे एकदम रेटिंग में ये आईफोन, ये हेडफोन खराब है, विजुअल अच्छा नहीं है, साउंड अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, बेस अच्छा नहीं है, अगर 10 20 50 कमेंट अगर शुरुआती दौर में लोगों ने पढ़ लिया, रेटिंग में 5 में से 3 मिल गया, तो आप बैठे हुए घर में डिसीजन बना लेते हैं कि प्रोडक्ट खराब है, यूज नहीं करते। लेकिन मेरा मानना यह है कि मेरे भाई, स्वयं से मरने से स्वर्ग मिलता है। ऐसा नहीं होता कि दूसरा वाला मर जाए और स्वर्ग हम चले जाएं। तो अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट को यूज करना है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप रेटिंग मत चेक करिए, ये आपका अपना स्वयं का निर्णय है, आप बिल्कुल चेक करिए, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि चीजें अच्छी खरीदी जाए। लेकिन सिर्फ रिव्यू के नाम पर किसी भी मूवी को खराब कह देना, किसी की रेटिंग के आधार पर किसी को खराब कह देना, ये सही नहीं है। लेकिन फिर भी ये हम लोग ये चीज पढ़ रहे हैं कि ये इंपैक्ट करती है, तो इसका मतलब रेटिंग रिस्क सबसे ज्यादा इंपैक्ट करती है। कहां करती है आज की डेट में बताने की जरूरत ही नहीं है। जैसे ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कोई चीज आई, रिव्यू रेटिंग चेक कर लो, मूवी कोई भी लगी नहीं कि रिव्यू रेटिंग चेक कर लो, कोई भी प्रोडक्ट लाइन नया लॉन्च हुआ नहीं कि रिव्यू रेटिंग चेक हो गई। तो इस तरीके से रिव्यू और रेटिंग को लेकर के भी कंपनियां बहुत सीरियस हैं। इवन मैं आप लोगों को चलते फिरते और एक चीज बता देता हूं कि आज की डेट में जितनी भी हाई प्रोफाइल कंपनियां हैं वो अपनी रिव्यू और रेटिंग को तो अच्छा करते ही करती हैं, पीछे एजेंसीज भी बहुत बड़ी लगा रखी हैं जो उसको बार बार मेंटेन और पोर्टफोलियो को चेक करती रहती हैं, उस इंटरफेस को ठीक करती रहती हैं। लेकिन साथ ही साथ एक बात और बताता हूं, ये लॉ के लेजिस्लेटिव लॉ के थ्रू मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि कई बार ऐसा होता है कि अगर आपने किसी भी कंपनी को गलत तरीके से रिव्यू और रेटिंग किया है, नीचे नेगेटिव कमेंट किया है, सिर्फ जबरदस्ती का किया है, तो अगर उन्होंने उस एजेंसी को हायर कर रखा है तो आपके खिलाफ कानूनन कदम भी उठा सकती हैं। और अगर आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है तो उसको प्रॉब्लम को सॉल्व भी कराएगी, और अगर आपने उस चीज को यूं ही कर रखा है तो आपको माफीनामा डालना पड़ेगा, अन्यथा वो आपके खिलाफ एक कानूनन कदम भी उठा सकती है। तो इसलिए आप लोग सजग रहिए, ईमानदार रहिए, अपने आप से मतलब रखिए। अगर चीजों को लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो हाँ, बट रिव्यू और रेटिंग को अगर करना है तो जेन्युइन रिव्यू और रेटिंग करिए, और बाकी डिसीजन आपका है। मेरा इसमें कोई रिकमेंडेशन और सजेशन आपको नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ केस स्टडी बता रहा हूं जहां पर रेटिंग से लेकर के रिस्क के बारे में बता रहा हूं, जो कि आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। रेटिंग रिस्क सबसे ज्यादा मार्केट में आज की डेट में किसी भी कंपनी के लिए दिक्कतें पैदा कर रहा है, और उसी में आप लोगों को इस चीज को ध्यान देना है कि रेटिंग रिस्क भी एक बहुत बड़ा रिस्क है जिस चीज को लेकर के कंपनियां इंपैक्टेड है, और आपको वहां पर सजग और ईमानदार रहना है। तो चलिए तीसरे नंबर पे हम लोग पढ़ रहे हैं ऑब्सोलेंस रिस्क।
अब ऑब्सोलेंस रिस्क को अगर हम लोग समझें तो ऑब्सोलेंस रिस्क पे हम लोग ये चीज को समझने जा रहे हैं कि ऑब्सोलेंस रिस्क होता क्या है। तो भाई देखिए, कोई भी कंपनी है, अब वो कंपनी जो है ना, अब तक बहुत अच्छी कंपनी थी, बातों को समझिएगा आप लोग, अब तक वो कंपनी जो है वो बहुत ही बड़ी कंपनी थी, बहुत ही अच्छी कंपनी थी, लेकिन समय के साथ हर व्यक्ति को बदलाव की आवश्यकता होती है। जैसे 2G कंपनी का अगर हम लोग बात करें तो अब तक अगर आप 2G का फोन बना रहे होंगे तो क्या बिके? नहीं बिकेगा। 3G का बना रहे होंगे तो नहीं बिकेगा। अब आपको अपने R&D पर कहां खर्च करना पड़ेगा? रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कहां खर्च करना पड़ेगा? 5G, 6G, 7G। क्लियर है? तो ऑब्सोलेंस मार्केट में क्या होता है कि इंसान अपने R&D पर खर्च नहीं करता, ऑब्सोलीट होता जाता है और अपनी ही मोनोपोली, अपनी ही साइकोलॉजी में बिना मार्केट को रिसर्च किए हुए काम करते जाते हैं। मुझे पता है थोड़ा सा आपको ये चीज हल्का सा कहीं प्रॉब्लम आ रही है, चलो इसको सरल बनाते हैं। नोकिया को उठाओ, कनेक्टिंग द पीपल। अब नोकिया के साथ क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि नोकिया जो है, अब तक का तो आपको भी पता है कि भाई विश्वास का नाम था नोकिया। मुझे तो लगता है कि शायद कोई फोन की दुनिया में ऐसा व्यक्ति होगा जिसने नोकिया का फोन इस्तेमाल ना किया हो। लेकिन आज मार्केट लीडर कौन है? अब क्या नोकिया खराब कंपनी थी? क्या नोकिया का ब्रांड वैल्यू खराब था? क्या नोकिया का मार्केटिंग खराब था? क्या नोकिया का बिजनेस मॉडल खराब था? लेकिन नोकिया ने अपने समय के साथ इस चीज को नहीं देखा कि वो किसके साथ टाई अप करने जा रहा है। वो एक बड़ी मछली, वो गूगल के साथ विंडोज में टाई अप कर गया और वहीं पे वो एब्सोल्यूट कर गया। क्यों? वो अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी है, ये अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी है, तो इनके बीच में जो तालमेल बैठेगा वो एक अलग तरीके से बैठेगा और बहुत ही रिसर्च के साथ बैठेगा। और इन्होंने मार्केट रिसर्च को किया नहीं और वो एब्सोल्यूट मार्केट में चले गए और उस चीज को अडॉप्ट कर लिए जिस चीज की डिमांड हम और आप कर ही नहीं रहे थे। तो ये वाली कंपनी ऑब्सोलीट कर गई विंडोज की वजह से। तो ये ऑब्सोलीट रिस्क हो गया। तो आपको यह बात भी ध्यान देना है कि कौन सी कंपनी है, वो कंपनी आगे फ्यूचर किसके साथ टाई अप कर रहे हैं, उसकी डिपेंडेंसी किनके साथ है। क्लियर हो गया? तो ये एब्सोल्यूट मार्केट का एक बेहतर एग्जाम्पल है और एब्सोल्यूट रिस्क का भी बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि आपको हमेशा अपने जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है उस कंपनी को हमेशा आप रिसर्च करते रहिए, उससे रिलेटेड न्यूज को सुनते रहिए, समझते रहिए। और न्यूज को सुनना, मैं बार बार क्या कहा, न्यूज में हेडलाइंस रिस्क है, न्यूज में आने दीजिए, उस हेडिंग को उठाइए, लेकिन उस हेडिंग की ऑथेंटिकेशन को चेक करिए, किसके माध्यम से आपको वह न्यूज मिला उसको चेक करिए। अगर ऑथेंटिसिटी लगती है तब आप कोई निर्णय लीजिए, नहीं तो जाने दीजिए, उसी में भलाई है। अन्यथा आप उस रिस्क में फंस जाएंगे और आप खराब हो जाएगा आपका निर्णय। राइट? तो आपने यहाँ पे ऑब्सोलेंस रिस्क में क्या समझा कि आपके पास जितनी भी कंपनियां हैं, आप उनका फ्यूचर, आप उनका फोकस, आप उनकी डिपेंडेंसी और उन सारी कंपनियों को लेकर के बातचीत करते रहिए, देखते रहिए, समझते रहिए, उनसे जुड़ी हुई सारी खबरों पर एक अच्छी नजर रखिए, जिससे कि आपको पता चल पाए कि उनका कंपनी का किनके साथ कौन कौन से लिंक्स हैं, डिपेंडेंसी है और किस तरीके का उनका फ्यूचर है और कैसा मॉडल पर वो फ्यूचर में अपने R&D सर्विस पर काम कर रहे हैं, क्या ग्रोइंग है कि नहीं, क्या एक समय के बाद ऐसा तो नहीं कि इन्होंने अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम नहीं किया और एक बड़ी कंपनी के साथ काम करके टाई अप करके अपने आप को उसमें एब्सोल्यूट कर दिया और इसी वजह से इंपैक्टेड हो गई और नोकिया बन गई। अब नोकिया देखिए दोबारा वापस आने की पूरी कोशिश कर रही है, उसी तरीके से वापस आने की पूरी कोशिश है, लेकिन फिर भी एंड्रॉइड अडॉप्ट करने के बावजूद भी वो उस लेवल पे मार्केट नहीं बना पा रही है, क्योंकि अदर लोगों ने मार्केट को उस लेवल पे कैप्चर कर लिया जो आज की जनरेशन की डिमांड थी, जो आज के मार्केट की डिमांड थी, उस लेवल पर दूसरी कंपनियां लीड कर रही हैं और नोकिया को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम उठाना पड़ रहा है। तो यहां पर आप लोगों ने आज देख लिया, हेडलाइंस रिस्क आप समझ पा गए, कमोडिटीज रिस्क आप समझ पा गए, रेटिंग रिस्क आपको मैंने बता दिया और नेक्स्ट लेवल पे ऑब्सोलेंस रिस्क के बाद अब हम लोग चलते हैं बिजनेस मॉडल रिस्क। ये बिजनेस मॉडल रिस्क क्या है? इससे पहले अगर आप बिजनेस मॉडल रिस्क पे जाएंगे तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई ये बिजनेस मॉडल रिस्क होता है क्या है। बिजनेस मॉडल रिस्क को समझना देखो बहुत आसानी से समझ में आ रहा है। अब मैं यहीं पर आप लोगों को थोड़ा सा और डेप्थ में ले जाने के लिए ना बिजनेस के मॉड्यूल को समझाता हूं कि बिजनेस के मॉड्यूल का रिस्क कैसा है। ठीक है ना? अब जैसे मैं अपने ही एक केस स्टडी उठाता हूं, हम अस्थाना इन हाउस गुरुकुल को उठाते हैं।
आपको पता है अस्थाना इन हाउस गुरुकुल मेरे सपनों की दुनिया है, जहां पे मैंने बच्चों को लॉजिंग, फूडिंग, कोचिंग, स्कूलिंग, ट्रेनिंग, 24/7 टीचर सपोर्ट, उनको एक खूबसूरत जेल बना दिया है जहां पर वो इंजीनियरिंग, मेडिकल और डिफेंस की प्रिपरेशन करते हैं और 24 घंटे एक ऐसे माहौल में रहते हैं जो कि एकदम एनर्जी से भरा हुआ है और लगातार वो अपने मतलब 24/7 जब टीचर्स हैं तो जाहिर सी बात है जब भी वो मनोबल से कमजोर होते हैं लाइक दैट तो हम उनके साथ खड़े हो जाते हैं। ऐसे करके एक माहौल मैंने बना दिया। अब मैंने इसे क्यों बनाया? तो मेरा बिजनेस मॉड्यूल हुआ ना माय डियर। अब बिजनेस मॉड्यूल हुआ ये। अब बिजनेस मॉड्यूल में क्या समझ में आ रहा है कि मैंने इस चीज की गंभीरता को समाज में समझा कि आज जब भी कोई माता पिता अपने बच्चों को बाहर भेजता है तो हेल्थ इश्यूज पर देखता है कि भाई उसको कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी हेल्थ की। उनके खाने की व्यवस्थाओं को लेकर परेशान होता है, उनके रहने की व्यवस्था तो दे देता है लेकिन माहौल को लेकर परेशान होता है कि बच्चा किससे मिल रहा है, कैसे है, उसका दोस्त अच्छा है कि नहीं, समाज में और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, गलतियां हैं, तो आप जानते ही उस चीज को। मैंने इस चीज को पकड़ा और मैंने अपने आप पर उस चीज को लेकर के कहा कि भैया 100% लॉकडाउन कॉन्सेप्ट है, हेल्दी माहौल है, टीचर साथ रहते हैं, लॉजिंग, फूडिंग, कोचिंग संस्था दे रही है, हेल्थ हम माता पिता की तरह उसके साथ खड़े हैं। ये सारे प्रॉब्लम जो माता पिता के थे उसको हमने फुलफिल कर दिया। बच्चे से पूछा कि भाई फेल क्यों हो जिंदगी में? सर टाइम टेबल डेली बनाते हैं, डेली फाड़ते हैं। हमने कहा अगर एक मिलिट्री शासन दे दे, पूरा टाइम टेबल लिख कर दे दें, अगर तुम 1 मिनट लेट हो गए तो तुम्हारी रीढ़ की हड्डी सीधी कर दे, तो अरे सर ऐसे तो जगह कामयाब हो जाएंगे। मैंने कहा चलो टाइम टेबल, फिर मैंने अपनी टाइम टेबल बना दिया। सर कभी कभी मन भटकता है, डिमोटिवेशन आता है, एक अच्छी गाइडेंस नहीं होती, लाइक बहुत सारी ऐसी चीज। मैंने कहा 24 घंटे टीचर दे देंगे, मेंटरशिप दे देंगे, काउंसलर दे देंगे, मैं स्वयं तुम्हारे साथ रहूंगा। अब सर तब तो फिर मौज ही मौज है। तो हमने क्या किया, बिजनेस मॉड्यूल को इसी तरीके से रिसर्च करते करते जो भी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम थी उसको पूरा फुलफिल कर दिया, गार्जियंस की जो प्रॉब्लम थी उसको फुलफिल कर दिया और आराम से एक दुनिया बना दिया अस्थाना इन हाउस गुरुकुल। अब बिजनेस मॉड्यूल ही तो मेरा ये हो गया, राइट। आगे भविष्य में बच्चों को लेकर मोबाइल की समस्या बहुत बड़ी होने वाली है और आप भी लगातार ये चीज सुनते हैं। गार्जियंस तो इस चीज को लेकर के अफेक्टेड भी हैं। हमने अपने यहाँ पे मोबाइल प्रोहिबिटेड कर दिया, एक लिमिटेड चलाओ। Why is this going to waste your time into the mobile? मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि आप मोबाइल की दुनिया से दूर हो जाओ, आप टेक्नोलॉजी की दुनिया से दूर हो जाओ। टेक्नोलॉजी को यूज करो, मिसयूज मत करो। ये दुनिया में आगे आगे समस्या बनने वाली है लोगों के लिए और बन रही है। कुछ लोगों की आंखों में प्रॉब्लम है, कुछ को सेहत में इंपैक्ट है, कुछ के मेंटल लेवल पे इंपैक्ट कर रही है। हमने यहाँ पर उस दुनिया से ही आपको दूर कर दिया, एक अल्टीमेट सॉल्यूशन दे दिया। तो लोगों को ये फ्यूचर है। अब हमने बिजनेस मॉड्यूल को देखो आपको डिस्कस कर दिया, लेकिन अभी कोविड पीरियड को देखोगे तो कोविड पीरियड में चीजें नहीं चली, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने माता पिता बच्चों को बाहर नहीं भेजना चाहते थे। लोगों की दुनिया बदल गई, जो जहां था वापस गया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, वो आप लोगों को पता है। तो अगर आप उस समय पे मेरे बैलेंस शीट को देखोगे, मेरी कंपनी के पोर्टफोलियो को देखोगे, मेरी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखोगे तो आपको लॉस दिखेगा। लेकिन बिजनेस मॉड्यूल देखिए तो एक अलग लेवल है। जैसे ही कोविड खुला, आप जैसे लोगों के सामने में इंटरेक्ट करना शुरू किया, मिलना शुरू किया, बच्चों की भीड़ हो गई, होने जा रही है, हो जाएगी भविष्य में 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 10 ब्रांच, और आप लोगों का सहयोग रहेगा, सरस्वती जी का आशीर्वाद रहेगा। 303 ब्रांच खोलने का सपना लेकर के मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूं और चल रहा हूं। और इसमें आप लोगों के प्यार की, आप लोगों के मोटिवेशन की बहुत आवश्यकता, और जो कि आप लगातार दे रहे हैं उसके लिए दिल की गहराइयों से आप लोगों को बहुत बहुत आभार। तो ये हो गया मेरा बिजनेस मॉड्यूल। अब बिजनेस मॉड्यूल में जो मैं बात कर रहा था, बिजनेस मॉड्यूल एक रिस्क भी होता है। अब बिजनेस मॉड्यूल एक रिस्क भी होता है, इस चीज को समझिएगा। अब बिजनेस मॉड्यूल कैसा रिस्क है, अब इससे बड़ा एग्जाम्पल तो मैं आपको दे ही नहीं सकता, इससे बड़े एग्जाम्पल तो आपको मिल ही नहीं सकता। समझो, मेरा बिजनेस मॉड्यूल एक रिस्क भी हो सकता था और हो सकता होगा भी। अब मैं समझाता हूं बड़े एग्जांपल के थ्रू। हमारे यहां पर जेल है, मैंने वर्ड बोल दिया कि एक रोमांटिक, एक खूबसूरत जेल है, बाहर नहीं जाने देंगे बच्चों को। अब समझो, कितने ऐसे बच्चे जानते हो जो खूबसूरत जेल में रहना चाहते हैं, वो फ्री रहना चाहते हैं। अब इसी की जगह मैं बहुत बड़ा सा हॉस्टल बनाता, ग्राउंड बनाता, तौर तरीका बनाता और कहता कि ऐसा करो, तुम घूमो, ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी हो जाते हैं। आज की डेट में कौन मोबाइल छोड़ना चाहता है? हम मोबाइल छोड़वा रहे हैं। देखो, मॉडल रिस्क है ये आपका। आज की दुनिया में काम करने के लिए अगर आप चाहते हैं तो आप काम कर सकते हैं। कैसे? आप मोबाइल, जैसे एडमिशन को ले रहे हैं ना, तो उसे मोबाइल गिफ्ट करो। हम कह रहे हैं मोबाइल क्यों, टैब गिफ्ट करो।
और जिंदगी उसकी नहीं बर्बाद हो रही है तो उसको पूरे बेहतर 4G 5G का पूरा वाईफाई सेटअप लगा के दो। मॉडल रिस्क समझे? एक तरफ मैंने इसको फ्यूचर देखते हुए मॉडल बनाया और एक तरफ प्रेजेंट में ये इसके मॉडल का कॉन्ट्राडिक्शन है। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से मॉडल रिस्क बहुत बड़ा रिस्क होता है, लेकिन मैं इस चीज को लेकर सजग और ईमानदार क्यों? क्योंकि मैं समाज में एक परिवर्तन चाहता हूं और आगे चल करके मुझे पता है कि लोग आज भी अपने सब बच्चों को कह रहे हैं कि मोबाइल कम यूज करो, आज भी लोग कह रहे हैं डिसिप्लिन और टाइम टेबल के थ्रू चलो, आज भी आप लोगों का मानना है कि टाइम टेबल, अच्छे माहौल, अच्छी गार्जियनशिप, अच्छी गाइडेंस के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो ये मेरी यूएसपी भी हो गई। तो मेरा मॉडल रिस्क में नहीं जा रहा है। लेकिन अगर वहीं हम कोडैक का एग्जांपल लें, कोडैक कंपनी याद होगी, क्रिच, अरे फोटो, कोई ऐसा फोटोग्राफर नहीं था जो कोडैक का कैमरा नहीं यूज करता था, कोई ऐसा नहीं था जो कोडैक का रील यूज नहीं करता था। एक समय कंपनी की मोनोपोली थी, बपौती थी, उसको लगता था भाई साहब तुम ही बाप हो। और नो डाउट कंपनी ने करके दिखाया था, कंपनी ने किया, लेकिन कंपनी का मॉडल रिस्क देखो। कंपनी के ऊपर बैठे हुए जितने भी बड़े लोग थे, सीईओ, एमडी, जो भी लोग थे, उन लोगों ने समय के साथ ना कोडैक के बिजनेस मॉडल को चेंज नहीं किया। अचानक से दुनिया अडॉप्ट कर रही थी पेन ड्राइव को, मेमोरी कार्ड को, चिप्स को, मतलब बड़ी चीज को छोटा करना शुरू हो चुकी थी। एक तरफ चिप बनना शुरू हो गई थी, पेन ड्राइव बनना शुरू हो गया था, लेकिन कोडैक को इस बात की हवा नहीं लग रही थी। कोडैक को लग रहा था कि मैं तो इस सेक्टर का बाप हूं, और कोडैक अपनी धुन में काम करता चला गया। एक दिन ऐसा आया अचानक से मार्केट में, आपको पता है आज की डेट में इतनी बड़ी सी जगह को इतनी से बड़ी चीज ने ले लिया, मेमोरी कार्ड ने ले लिया, चिप ने ले लिया, इस तरीके से पेन ड्राइव ने ले लिया, हार्ड डिस्क ने ले लिया, इस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीजें आ गई जो आज कैमरे में सिर्फ मेमोरी कार्ड के रूप में, चिप के रूप में लग जा रही है, और वो कोडैक को रिप्लेस कर गई। क्योंकि कोडैक में आपके साथ समस्या होती थी उसके प्रोसेस में, यहाँ तो कोई प्रोसेस नहीं है, एक बार कंप्यूटर लैपटॉप में लगाओ, क्योंकि इन्होंने टेक्नोलॉजी को समझा और उन्होंने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया। तो कोडैक आपके सामने एक बड़ा एग्जाम्पल है। अस्थाना इन हाउस गुरुकुल एक एग्जाम्पल है, जहां पे मैंने इन कॉन्ट्राडिक्ट तो बताया, लेकिन मैंने कहा कि समय के साथ हमारे ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, और कोडैक को बताया कि ये भी बेहतर काम कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद इनके ऊपर इंपैक्ट क्यों पड़ा, उसका रीजन मैंने आप लोगों को दे दिया है। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? लेट्स मूव ऑन लेजिस्लेटिव लॉ। लेजिस्लेटिव लॉ क्या होता है कि ये गवर्नमेंट से रिलेटेड लॉ से रिलेटेड है। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जिनका जो बिजनेस मॉडल होता है ना, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली लिंक होता है ना, कंपनीज की पॉलिसी जो होती है वो लिंक होती है गवर्नमेंट की पॉलिसीज से। अब गवर्नमेंट चेंज हो गया, अब गवर्नमेंट चेंज हो गई तो वहां पे नए आला अधिकारी आए, नए मंत्रीगण आए, उनको लगा ये वाली चीज शिक्षा में अच्छी नहीं है, उनको लगा ये वाली चीज इस वाली दुनिया में अच्छी नहीं है, उनको लगा कि पेट्रोलियम की दुनिया में ये वाला काम नहीं होना चाहिए, उनको लगा कि डीजल वाली गाड़ी बंद कर देनी चाहिए। अब अचानक से क्या हुआ कि भैया अगर वो डीजल की गाड़ी के लिए प्रतिबंध लगा देंगे तो सारी कंपनियां तो वैसे ही रातों रात जितनी डीजल की गाड़ियां बना रखी हैं खत्म हो, क्योंकि उनको तो लॉ ही एक लाना है और एक ही बात बोलना है कि आज से डीजल की गाड़ियां बंद। मित्रों, आज से 500 1000 रुपए के नोट बंद। अच्छा बंद तो फिर बंद, अब बंद तो फिर कहां चले? तो फिर सारी चीज निकली ना मार्केट में बाहर कूड़े की तरह। तो उसी तरीके से लेजिस्लेटिव लॉ को भी लेकर के आपको सीरियस होना है, आपको उस कंपनी को देखना है, उस कंपनी के फंडामेंटल्स पे जाना है, और इस चीज को लेकर के भी देखना है कि कंपनी कितना ऐसी कौन से सेक्टर में काम कर रही है, ऐसे कौन से उसके डॉक्यूमेंटेशन और कागज हैं जो कि इंपैक्ट करती है गवर्नमेंट के किसी लॉ से। अगर गवर्नमेंट के लॉ में कोई परिवर्तन आता है तो क्या उसका इस कंपनी में कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, इसको लेकर के आप लोगों को बहुत सजग और ईमानदार होना पड़ेगा। तो आप लोग इस चीज को लेकर के समझ ही गए होंगे। जैसे अब मान लो कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है, रियल एस्टेट की कंपनी है, तो अब ये क्या, हर जैसे दवाई मेडिसिन की कंपनी है, तो अब ये क्या है, गवर्नमेंट ने एक लॉ चेंज किया नहीं कि रियल एस्टेट के दिक्कतें हो गई। अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने 4000 करोड़ का इन्वेस्ट किया है कि 1000 करोड़ का इन्वेस्ट किया है, उन्होंने लॉ चेंज कर दिया, कंपनी का काम खत्म हो गया। तो लेजिस्लेटिव लॉ ये ऐसे
कंपनियों में इंपैक्ट करता है, ये उस कंपनी में इस लेवल पर रिस्क का काम करता है। तो आप लोगों को इस चीज संदर्भ में लेजिस्लेटिव लॉ को भी बहुत बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा। लास्ट जो आप लोग वर्ड पढ़ रहे हैं इस स्लाइड का, इन्फ्लेशन रिस्क। देखो इन्फ्लेशन एक पॉपुलर वर्ड है, इन्फ्लेशन से रिलेटेड मैं एक पर्टिकुलर पूरा वीडियो ही बनाऊंगा। यहां पर सिर्फ आपको समझा देता हूं कि इन्फ्लेशन क्या होता है। महंगाई दर, भाई समय के साथ महंगाई दर बढ़ता है। अब महंगाई, आपको महंगाई भी इसलिए लगती है क्योंकि आपका आय का सोर्स कम हो गया। तो आप कमाते थे 10,000 रुपए और 10,000, अब इन्फ्लेशन को सरल करके समझा रहे हैं यार, क्योंकि परिभाषा देने से तो काम बनेगा नहीं कि अब पता चला हम इन्फ्लेशन का पूरा फॉर्मूला लिख दें, इन्फ्लेशन का पूरा डेफिनेशन लिख दें, ऐसे नहीं होगा। तो आप इन्फ्लेशन को सामान्य भाषा में समझिए कि अब तक 10 रुपए लेके जाते थे, 1 किलो आलू ले आते थे। अब 10 रुपए लेकर गए, 900 ग्राम आलू मिल रहा है। यह इन्फ्लेशन का शिकार है। क्यों इन्फ्लेशन का शिकार है? 10 रुपए में जहां 1 किलो चीज मिला करती थी, अब 10 रुपए में 900 ग्राम मिल रही है। इसका मतलब 10 रुपए की वैल्यू घट गई। अब तुमको लग रहा है उधर सामान घट गया, फिर नहीं समझ रहे हो। सामान नहीं घटा, 10 रुपए की वैल्यू घट गई ना, क्योंकि जहां 10 रुपए में 1 किलो आलू लाते थे, अब 10 रुपए में 900 ग्राम आलू पा रहे हो। ये इन्फ्लेशन का शिकार हो गया। तो इन्फ्लेशन में महंगाई दर बढ़ती रहती है। और इन्फ्लेशन, अब जैसे इन्फ्लेशन का शिकार कहां कहां मिलेगा? बैंकिंग सेक्टर में काम करने वाली कंपनियां, बैंकिंग सेक्टर में काम करने वाली कंपनियां, वहां पे इंपैक्ट मिलेगा। फिनटेक कंपनियां, वहां पे इंपैक्ट मिलेगा। इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनियां, वहां पे आपको इंपैक्ट मिलेगा। तो इन्फ्लेशन, वैसे इन्फ्लेशन तो भैया माय डियर सभी लोगों को समझा दूं कि इन्फ्लेशन तो हर जगह आपको इंपैक्ट करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द इन्फ्लेशन हर एक दायरे को, हर एक कद को इन्फ्लेशन इंपैक्ट करते ही करता है। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जो उसी फील्ड में ही ऑपरेट कर रही हैं, तो उनको ज्यादा असर कर जाता है। तो इन्फ्लेशन रिस्क को लेकर के आप लोग को समझना है। लेकिन इन्फ्लेशन रिस्क को देखो मैनेज नहीं किया जा सकता, मिनिमाइज नहीं किया जा सकता। ये प्रोफेशनल टंग है, उसको मिनिमाइज करने के लिए आपको समझना पड़ता है इंटरेस्ट रेट कितना बढ़ा, किस लेवल पर रेपो रेट बढ़ रहा है, किस सेक्टर पर बैंकिंग सेक्टर अपने आप को इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रही है। इस तरीके से बहुत सारे फैक्टर होते हैं। लेकिन मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये मेरा अगला कमिटमेंट है आप लोगों से कि इन्फ्लेशन पर मैं पूरा एक वीडियो बनाऊंगा, इंडियन इकोनॉमी पे वीडियो बनाऊंगा, जीडीपी पे वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि शॉर्टकट से तो काम चलना नहीं है कि बस खाली शॉर्टकट पढ़ा दिया गया कि 3 रुपए का ये स्टॉक करोड़पति बना है। तो ऐसा मेरा चैनल नहीं है और मैं ऐसे किसी भी व्यूअर्स को एंटरटेन नहीं करता। और मैं उन लोगों को भी कहता हूं कि प्लीज हमारे जितने भी भोले भाले अच्छे मेरे भारतीय हैं, मेरे जो युवा हैं, मेरे जो स्टूडेंट हैं, जो मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, उन लोगों के साथ ऐसा कोई व्यवहार ना किया जाए। ये गलत है। आप अच्छे से ईमानदारी से उन लोगों को पढ़ाएं, वो एक भरोसे के साथ चैनल पर आते हैं। थैंक यू। आगे चलते हैं नेक्स्ट लेवल पर। आप लोगों को फाइनल अनाउंसमेंट कि यदि कोई भी व्यक्ति हमारे साथ अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल में जुड़कर अपने करियर को एक नया शेप देना चाहता है, एक नया आयाम, एक नई ऊंचाई देना चाहता है, तो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके बोर्ड लाइन पे फोन लगा करके हमारे काउंसलर, हमारे ऑफिसर से बातचीत करिए। और लॉजिंग फूडिंग कोचिंग के साथ शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट की दुनिया में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तब तक के लिए अपने ख्याल का भी ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू। साइनिंग आउट।